नमस्कार। स्वागत है आप सबका दिल्ली के थिएटर ग्रुप संभव और राजकमल प्रकाशन की इस मिली जुली पहल, इस पेशकश में जिसका नाम है कथा रंग। इसमें हम लोग हिंदुस्तान के जो जाने माने लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं का पाठ करेंगे। आजकल कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन का वक्त है। ऐसे में रंगमंच की गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई है, तो हमें लगा कि किस तरीके से हम अपने दर्शकों से, अपने जो साथी हैं, जो नाटकों के प्रेमी हैं, उनसे कैसे संबंध बनाए रखें। उसी दिशा में एक ये कोशिश है और आप लोगों के सुझावों का सबका इंतजार रहेगा, टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। तो आज कथा रंग के इस पहले रंग या पहले प्रसंग में हम लोग हिंदी के मशहूर कवि कुंवर नारायण जी की कुछ कहानियों का पाठ करेंगे और कुंवर नारायण जी के बारे में बात करने के लिए, उनकी कहानियों के बारे में बात करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संजीव कुमार जी को। नमस्कार संजीव। थैंक यू, स्वागत है आपका। संजीव जो है हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, जानकार हैं। आप देश बंधु कॉलेज जो दिल्ली का है उसमें हिंदी के प्राध्यापक हैं और साथ ही जो एक बहुत ही हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका है आलोचना, आप उसके संपादक भी हैं। तो संजीव, स्वागत है आपका कथा रंग के इस पहले प्रयास में। और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ कुंवर नारायण जी के बारे में बताएं, उनकी कहानियों के बारे में बताएं। शुक्रिया अमिताभ जी। मेरा ख्याल है कि हमारे दर्शक श्रोता जो हैं कुंवर नारायण के नाम से तो बहुत पहले से परिचित होंगे, क्योंकि वो सिर्फ हिंदी साहित्य नहीं, पूरे आधुनिक भारतीय साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति थे। 2017 में कुंवर नारायण हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका साहित्य है और वो शायद बहुत लंबे समय तक पढ़ा और याद किया जाएगा, यानी बचा रहने वाला साहित्य है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। मूलतः तो कवि थे और उनकी आत्मजयी या परिवेश हम तुम या कोई दूसरा नहीं, ये जो उनकी कविता संग्रह हैं या प्रबंधात्मक रचनाएं हैं, ये तो अविस्मरणीय हैं। पर साथ में उन्होंने बहुत ही अच्छा गद्य भी लिखा है, जैसा कि हिंदी में आम तौर पर कवियों के साथ होता है। वो जब गद्य में आते हैं तो बड़ी नायाब किस्म की चीज देते हैं। और मुझे लगता है कि अपने ही एक कहानी संग्रह की भूमिका में कुंवर नारायण जी ने एक बात कही है, उस बात से इस कवियों के गद्य की गुणवत्ता का कुछ संबंध है। वो ये कहते हैं कि जब एक विधा की संवेदना और उसकी तकनीक को आप दूसरी विधा में ले जाते हैं तो ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिससे दूसरी विधा और समृद्धि होती, वो नष्ट नहीं होती। तो खुद कुंवर नारायण के यहाँ इस तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है। उनकी गद्य में लिखी हुई अन्य विधाओं के अलावा तकरीबन 40 कहानियां हैं जो 2 संग्रहों में है, 1971 में आकारों के आसपास और 2018 में बेचैन पत्तों का कोरस। तो तकरीबन 40 कहानियां हैं। और इन कहानियों में आप ये देख सकते हैं कि कैसे एक कवि विधा की अंदरूनी संरचनात्मक बनावट के साथ तोड़फोड़ करते हुए एक बहुत नई तरह की चीज हमारे सामने रखता है। हम अभी जो कहानियां सुनने जा रहे हैं उसमें से संभवतः पहली कहानी सीमा रेखाएं है। जी हाँ, सीमा रेखाएं है। सीमा रेखाएं। और इस कहानी की खूबी ये है कि ये बिल्कुल फैंटेसी की शक्ल में लिखी गई कहानी, जो आपको बताती है कि जो राष्ट्र राज्यों की सरहदें हैं, जो एक प्राकृतिक चीज नहीं है, वो कैसे ढेर सारी समस्याओं की जड़ है। और जिन लोगों की समस्याओं में ही दिलचस्पी है वो ये सरहदें बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि समस्याओं को बनाए रखना। और ये कहानी एग्जैक्टली किस वर्ष की है ये तो मुझे याद नहीं, पर सुनते हुए लोग ये महसूस करेंगे कि इसको बिल्कुल आज की कहानी के रूप में पढ़ा और समझा जा सकता है। आप जब इस कहानी में देशभक्तों की चर्चा सुनेंगे
और देश के लिए मर मिटने की बात सुनेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इसकी ध्वनि हमारे बिल्कुल समकाल में सुनाई पड़ रही है। तो और कहानियों पर आगे बात करेंगे, फिलहाल सीमा रेखा पर। ठीक है, तो हम लोग सीमा रेखा का पाठ प्रारंभ करते हैं। उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे साथी कलाकार पूनम गिरधानी को। शुक्रिया बॉबी भाई। थैंक यू पूनम। पूनम एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और पिछले लगभग 10-15 वर्षों से ये दास्तान गोई की जो शैली है उसमें काम कर रही है। ये दास्तानें पढ़ती तो हैं ही, उसके अलावा इस फॉर्म की बहबूदी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम कर रही है, लोगों को ट्रेन भी करती हैं। तो अब मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ पूनम के साथ, और मैं भी जाता हूँ नेपथ्य में, जैसे कि संजीव जी चले गए हैं। शुक्रिया बॉबी भाई। जैसा कि आपने बताया कि कहानी का जो शीर्षक है, जो उन्वान है, वो है सीमा रेखाएं। एक बार ऐसा हुआ कि दो देशों के बीच सीमा रेखा यानी विभाजन रेखा अचानक कहीं खो गई। खासा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मारामारी उसको लेकर सब यकायक थम गया। दोनों देश लड़ना छोड़कर खोजने में लग गए अपनी अपनी सीमा रेखाएं, बल्कि अपनी सीमा रेखा जो दोनों की होते हुए भी किसी एक की नहीं थी। क्योंकि सीमा रेखा खो गई थी, इसलिए सबसे बड़ी मुश्किल दोनों देशों के बीच फर्क करने में हो रही थी। दोनों का रंग रूप एक, रहन सहन एक, जमीन आसमान एक, पहाड़ नदियां जंगल एक, वेशभूषा तक एक, रक्त का रंग एक, शरीर की बनावट भी एक। सीमा रेखा के खो जाने वाला हादसा उस समय हुआ जब उसी सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी। उसके गायब होते ही लड़ाई रोकनी पड़ी और दोनों ही देश लड़ना छोड़कर लड़ाई की जड़ यानी सीमा रेखा को खोजने में जुट गए। इतिहास से शुरू किया तो पता चला कि अभी कुछ ही वर्षों पहले तक वो थी नहीं। कुछ लोगों को शक हुआ कि भीषण गोलाबारी में कहीं वो नाजुक सी सीमा रेखा ही तो हलाल नहीं हो गई। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो कहीं उसकी लाश तो मिलती। एक लाश मिली तो जरूर, पर इतनी शक्त विशक्त हालत में कि उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया। अच्छा, कुछ उत्साही और जानकार लोग सीमा रेखा की तलाश में पुरातत्व भी गए। वहां हाल और बुरा था। दो देशों के बीच तो क्या, वहां किन्हीं भी देशों के बीच कोई भी सीमा रेखा नजर नहीं आ रही थी। उनमें से कुछ लोग अटकल लगा रहे थे कि शायद आधुनिक समय में सीमा रेखा उसी तरह पाताल में चली गई थी जैसे वैदिक काल में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी। फिलहाल समस्या का हल नजर नहीं आ रहा था, न वर्तमान में, न इतिहास में, न भविष्य में, न आदमी की नस्ल में, न उसकी शक्ल में, न साहित्य में, न कलाओं में, और न ही भूगोल में। सीमा रेखा न रहने से सब एक सा लगने लगा था, मानो कई अलग अलग देश ना होकर एक ही दुनिया हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि साफ साफ पता नहीं चल रहा था कि कौन किसके विरुद्ध है। सब एक दूसरे के पक्ष में लगते थे, और जब ये ना पता चले कि कौन किसके खिलाफ है, तो मानव जाति की सबसे बड़ी पहचान, उसके हजारों साल पुराने योद्धा रूप का लोप होता जा रहा था। युद्ध और संघर्ष जैसे महाकर्म का अभिप्राय ही घपले में पड़ गया लगता था। अब बिना संघर्ष के प्रगति कैसे हो? संघर्ष क्या रुका कि मानव जाति की प्रगति ही रुक गई। विकास के अनवरत क्रम में दिल दहला देने वाली बाधा उत्पन्न हो गई। संघर्ष, संघार के अपार और अपराजय साधनों का आविष्कार, निर्माण और वितरण करने वाले तमाम संस्थानों और कारखानों के लिए संकट पैदा हो गया। इसका विपरीत प्रभाव उन्नत और अनुन्नत देशों पर एक साथ पड़ रहा था। उनकी आर्थिक व्यवस्था डामाडोल होने लगी। अब लड़ाइयां अगर किसी भी वजह से रुक गई तो मनुष्य जाति का विनाश अवश्यंभावी था, और पृथ्वी अगर बच भी गई तो किस काम की। अच्छा, जिन घने जंगलों, वीरानों और दुर्गम पहाड़ों वगैरह से होकर सीमा रेखा गुजरती थी, वहां उसे हर वक्त दृष्टि में रखना वैसे भी हमेशा ही मुश्किल रहा था। अब
जब वो खो गई थी या दिखाई नहीं दे रही थी, उसे ढूंढ पाना लगभग असंभव था। सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी उसे ढूंढने वालों की भीड़ भब्बड़ की वजह से, जो सीमा रेखा के न रहने से दोनों देशों के बीच इतनी आजादी से आ जा रहे थे, मानो अब दो नहीं, दोनों मिलकर एक ही देश हो गए हों। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच मेल मोहब्बत और शादी ब्याह तक का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, इससे पहले कि मामला एक बिल्कुल स्वाभाविक सरलीकृत समाधान में ठहर कर हमेशा के लिए शांत हो जाता और दो महान देशों के बीच फर्क कर सकने वाली लड़ाई झगड़े की कोई बुनियाद ही ना बचती, कुछ पेशेवर देशभक्त राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों ने मामले को आगे बढ़कर हाथ में ले लिया और सार्वजनिक रूप से अत्यंत समारोही ढंग से शपथ खाई कि देश के हित में हम मामले को उलझाकर ही रहेंगे, और पक्का संकल्प लिया कि अगर पुरानी सीमा रेखा किसी कारण से ढूंढने से भी ना मिली तो हम नई सीमा रेखा बनाएंगे, चाहे इस महान प्रयास में दोनों देशों को मर मिटना ही क्यों ना पड़े। अच्छा, इस मर मिटने वाले नारे का लोगों पर कमाल का प्रभाव पड़ा। तमाम ऐसे लोग सामने आने लगे और नए नए लोग पैदा होने लगे जिन्होंने इस मर मिटने वाले धर्म को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और उसे देश विदेश में मुस्तैदी से फैलाने लगे। उनके विश्वव्यापी संप्रदाय बनने लगे जिनके लिए दूसरों को मार कर मर मिटने का धर्म किसी भी धर्म से ज्यादा महत्व रखता था। देश देश में वो धर्म तेजी से फैलने लगा और उसके अनुयायी उसी तरह फैलने लगे जैसे महामारी फैलती है। अच्छा, एक कट्टर अनुयायी से किसी नाबालिग नासमझ ने नादानी में पूछा, जरा विस्तार से समझाइए इस मर मिटने या मार कर मिटा देने वाले इस धर्म की बारीकियों को। वो विस्तार में नहीं गया, जरा जल्दी में था। विस्तार में जाने का ना तो उसके पास समय था और ना ही धीरज। नाबालिग की बचकानी उत्सुकता को बीच ही में काटते हुए उसने कहा, इसमें विस्तार है ही नहीं, केवल संक्षेप में मर मिटना है। अब मैं समझा नहीं, जरा और समझाता हूं। ये कहकर उसने बात की एक गोली बनाकर नाबालिग के उलझे हुए दिमाग में ठोक दी। इससे संदेह उठाने वाला तो हमेशा के लिए शांत हो गया, लेकिन दूसरे नाबालिग भी इसके सार तत्व को तुरंत और बखूबी समझ गए। अच्छा, जब बात मर मिटने वाले ज्यादा बड़े मुद्दे पर जा टिकी तो सीमा रेखा वाला तनाव कुछ कम हुआ, मगर स्थिति गंभीर बनी रही। मामले को उलझाने और फिर उलझाए रखने में मीडिया की ओर से राजनीति को पूरा सहयोग मिल रहा था। माहौल किसी भी सरल और सीधे समाधान के बिल्कुल खिलाफ था, महायुद्ध तक हो सकता था, क्योंकि मर मिटाने वाले धर्म को बचाए रखना जरूरी था। सारी दुनिया विस्फोट के एक छोटे से बिंदु पर बैठी सोच रही थी कि अचानक खबर उड़ी, सीमा रेखा मिल गई, खोई हुई सीमा रेखा मिल गई। वो जमीन में नहीं, एक नक्शे में छिपी बैठी थी, जैसे बिल में सांप। अब सीमा रेखा नहीं, वो नक्शा विवाद का विषय था जिसमें वो मिली थी। एक बहुत बड़ी मेज, दुनिया से भी ज्यादा बड़ी मेज पर एक छोटा सा नक्शा फैलाकर मेज को घेर कर नक्शे के चारों ओर तमाम विशेषज्ञ बैठ गए। नक्शे में तमाम सीमा रेखाओं की इतनी जबरदस्त किचपिच थी कि पता नहीं चलता था कि कौन सी रेखा किस देश की या किस जाति की सीमा थी। एक साधारण व्यक्ति से लेकर पूरी मानव जाति तक की सीमा रेखाओं का एक ऐसा महाजटिल महाजाल फैला हुआ था कि उसके नीचे पूरी पृथ्वी लगभग थक सी गई लगती थी। देशों में ही नहीं, अब तो घर घर में हर व्यक्ति परेशान था दो के बीच एक सही सीमा रेखा की तलाश में। सिर्फ बच्चे खुश थे जो नहीं मानते किसी भी सीमा रेखा को। वे उड़ रहे थे हवा में, असीम में रंग बिरंगे गुब्बारों की तरह, अपने पीछे सीमा रेखाओं को टूटे हुए धागों की तरह लहराते हुए। शुक्रिया।
थैंक यू पूनम। और अब मैं फिर से एक बार संजीव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा। हाँ, शुक्रिया अमिताभ जी। अच्छा संजीव जी, ये तो थी सीमा रेखाएं, और हमारी अगली कहानी है संदिग्ध चालें। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सीमा रेखा कहानी को पढ़ने पर जो आस्वाद मिला था और जो अर्थ मिले थे, उसके मुकाबले एक अलग तरह का आस्वाद और अलग तरह की अर्थवत्ता उसे सुनते हुए मिली। एक बहुत ही बेहतरीन पाठ के लिए सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। चलिए, शुक्रिया और मुबारकबाद पूनम जी को। जी पूनम जी को ही। जो दूसरी कहानी है संदिग्ध चालें, वो भी सामान्य कहानियों की लीक से बिल्कुल हटकर एक सररियल एक्सपीरियंस की ओर ये कहानी आपको ले जाती है। और इसका जो वातावरण है वो रूप के स्तर पर, फॉर्म के स्तर पर कहीं से भी यथार्थवादी नहीं है। आप देखेंगे कि उसमें बहुत ही अतार्किक किस्म की स्थितियां घटित होती हैं, और उन स्थितियों से आप असल में यथार्थ के एक बहुत कड़वे पहलू से परिचित होते हैं। जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ताकत के रिश्ते हैं, वो कितने क्रूर और घिनौने हैं, ये इस सररियलिस्टिक या अति यथार्थवादी विधान के माध्यम से खुलकर सामने आता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह पहली कहानी को, उसी तरह इस दूसरी कहानी को भी सुनते हुए इसके नए अर्थ मेरे लिए खुलेंगे। आइए। आपने तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दी है, चलिए देखते हैं कैसा रहता है। जी। और मैं संदिग्ध चालें के पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा सुमन वैद्य को और दुर्गा शर्मा को। धन्यवाद बॉबी भाई। सुमन वैद्य एनएसडी के स्नातक हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं। इन्होंने कई सारे यानी नाटकों में तो काम किया ही है, टेलीविजन सीरियल्स और फिल्मों में भी अभिनय किया है। उसके अलावा एक दिलचस्प तथ्य यह है कि सुमन कहानी के पाठ के साथ पहले से जुड़े हुए हैं एक दूसरे रूप में। वो है कि ये ऑडियो पे उसकी कहानियों का पाठ कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और आज एक नए प्लेटफॉर्म पे एक नए तरीके की पहल में भी हमारे साथ शामिल है सुमन। और इनके साथ जो हमारी दूसरी साथी हैं दुर्गा शर्मा, वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्नातक हैं। और हालांकि दुर्गा ने एनएसडी से डायरेक्शन और डिजाइन में स्पेशलाइज किया, लेकिन वो अभिनेत्री बहुत अच्छी हैं और अक्सर हम लोग के साथ नाटकों में अभिनय करती रहती हैं। और सिर्फ अभिनय ही करती ही नहीं रहती हैं, बल्कि अभिनय पढ़ाती भी है। यहाँ पर दिल्ली के नज़दीक नोएडा में जो एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन है, वहाँ पर दुर्गा पिछले कई सालों से अभिनय का प्राध्यापन कर रही है। और इस संदिग्ध चालों में मैं भी कुछ अभिनय करने की, कुछ पाठ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव है। तो हम 3 कलाकार हैं, तो मैं अब सुमन से कहूँगा कि वो शुरू करें। धन्यवाद अमिताभ दा। तो कहानी है संदिग्ध चालें। उसने मानो हमेशा पास ही रखी एक बात को उठाकर मुझे दिखाते हुए कहा, देखिए जनाब, बात यह है कि पर वो रुका और रुका रहा। एक अरसे बाद जब वो लौटा, तब तक माहौल बदल चुका था और मैं वहां नहीं था। मुझे ढूंढते हुए जो साहब मेरे घर आए, निश्चय ही वे साहब भी वही साहब ना थे जिन्हें ढूंढता हुआ मैं उनके घर गया था। अतः इस बार बातचीत का सिलसिला गरज की सही तरफ से शुरू हुआ और मुझे यह नहीं लगा कि मैं किसी कमबख्त से भीख मांग रहा हूं। मैंने आपकी बात पर काफी गौर किया है। जी शुक्रिया। मैंने उन्हें गौर से देखते हुए और बिना किसी तरह आभारी होते हुए कहा, आप मुझे गलत समझे। समझा। मैं आपको एक बार फिर से समझने की पूरी कोशिश करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरी मदद? मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब उस मदद की मदद से है जो आप किसी की करना चाहते हैं। यूं तो उस आदमी की सूरत ही पापियों की सी थी,
लेकिन उस पर भी वे ऐठी हुई मूछें तो असह्य थी। उनमें अनावश्यक अत्याचार का प्रतीक झलकता था। सारा चेहरा लगता था किसी बनावटी नाटक में खलनायक का पाठ अदा करने के लिए खास तौर पर रचा गया हो। मूछों का ऐसा वाहियात प्रदर्शन देखकर उस आदमी की मनोवृत्ति पर तरस आता था। खेल की एक बात सोचकर मन ही मन हंसी भी आई। इन मूछों को अगर दोनों ओर से पकड़कर जोर से खींचा जाए तो क्या वे क्रिसमस के पटाखों की तरह बीच से दगेंगी और उनमें से एक छोटा सा खिलौना निकलेगा। लेकिन मुझे उस नितांत अप्रासंगिक मनोविनोद को दबाना पड़ा, क्योंकि उस तरह के आदमी, उस तरह की मूछें मेरे तरह के आदमियों के मनोविनोद के लिए नहीं रखते, डराने के लिए रखते हैं। एक भारी रकम का चेक देते हुए उस आदमी ने कहा, अनाथालय खोलिए। और बिना मेरी या किसी की जरा भी परवाह किए स्वयं उसकी प्रबंधक समिति का अध्यक्ष बन गया। कुछ लोग होते हैं जो कोई उपकार करके उसे जीवन भर नहीं भूलते और कभी ना कभी उसका बदला अवश्य लेते हैं। प्रबंधक समिति में कहीं से एक महिला का प्रवेश हुआ, अनाथों की देखभाल के लिए। अनाथों की ओर से मैंने विरोध प्रकट किया कि महिला अनावश्यक थी। महिला की ओर से अध्यक्ष ने राय दी, जनाब, आप मूर्ख हैं। जीत अध्यक्ष की हुई। अनाथों की ओर से मैं हार गया। कुछ बातें बहुत आहिस्ता से कही जाती हैं, लेकिन बहुत दूर तक सुनाई देती हैं। बहुत दूर पर एक और आदमी था जिसके मूछें नहीं थी, बड़े बड़े दांत थे। इतने बड़े बड़े दांत कि अगर वो चाहता तो पहले आदमी को मूछों समेत किसी राक्षस की तरह खा जाता। लेकिन उसके पास दांतों से भी ज्यादा भयानक एक चीज थी जिसमें फंसाकर वो आदमियों को चाहे हमेशा यातना में रखे, चाहे मार डाल सकता था। एक बहुत ही पेचीदा पिंजड़े नुमा गोरख धंधा दिखाया उसने मुझे, जिसमें तमाम तोते बंद थे। पूछा, जानते हो ये क्या है? पिंजड़ा। पिंजड़े में तोते। तोतों में जान। किसकी? मैं चुप रहा। एक तोते को हाथ में लेकर बोला, उस आदमी की। दिखाऊं कुछ कराबात तुमको? और यह कहकर उस आदमी ने बड़ी ही अभ्यस्त निर्दयता से तोते की एक टांग मरोड़ना शुरू किया। इतना करना था कि तोते की दर्दनाक आवाज के साथ वही मूंछों वाला आदमी चिल्लाता लंगड़ाता वहां उपस्थित हुआ। दुहाई है सरकार की, हमारे माई बाप, आप हमारे अफसर हैं। अरे दया हो मालिक, मेरी जान बचाइए। अरे मर जाऊंगा, रक्षा कीजिए। हाय हाय। देखा? और हंसते हुए उसने तोते की टांग छोड़ दी। बस वो आदमी भी ठीक होकर भला चंगा अपने घर लौट गया। मेरे पास ये हजारों तोते हैं, जिसकी टांग कहो दफ्तर बैठे तोड़ दूं, आंखें फोड़ दूं, मूछें नोच लूं, जान ले लूं। जी, मैं मान गया कि ये तोते वाला आदमी उस पैसे वाले मूंछों वाले से भी ज्यादा ताकतवर है। यह भी अंदाजा लगते देर ना लगी कि शायद उससे ज्यादा खतरनाक भी। संयोग या कुयोग की बात, जिस समय तोते वाला एक दिन मूंछों वाले के कमरे में सहसा घुसा तो उसने पाया कि समिति के अध्यक्ष और प्रबंधिका के बीच जिस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, कुछ और हो रहा था। अतः उसने तुरंत मूंछों वाले को अपने चमाचम जूते के टो पर रखा और बड़ी बारीकी से उसे गेंद की तरह समिति के कमरे से बाहर उछाल दिया। खाली जगह पर वो न केवल खुद बैठ गया बल्कि उस महिला को भी बिठा लिया। एक नए संबंध का सूत्रपात हुआ। मैं अनाथों का सा मुंह लेकर रह गया।
मूंछों वाले ने एक दिन मुझे बुलाया और बोला, पैसे वापस करो। मैंने उस पर इस सच्चाई का असर डालना चाहा कि वो भी इंसान है और इस नाते उसे इंसानियत की कुछ सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, लेकिन वो असंदिग्ध नकारांत पुल्लिंग में बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। हार कर मुझे ही कहना पड़ा, पैसे जाकर तोते वाले से मांगो। इस पर वो बहुत बिगड़ा, बार बार अपनी मूंछों से मुझे डराते हुए बोला, मैंने पैसे तुम्हें दिए थे, तुम्ही से लूंगा, तोते वाले से क्या मतलब? सीधे से वापस नहीं करोगे तो हेड़े से वापस लूंगा, छोड़ूंगा हरगिज नहीं। इतना समझ लो, तुम्हारी ही वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई, वरना मुझे इन सब झगड़ों से क्या मतलब था। और उसने चलते चलते फिर मुझे अपनी मूंछों से डराया। मैं सब बातें तोते वाले के पास लेकर के गया और उसको बता दी। वो चुप रहा। मेरे भी चुप रहने पर वो बोला, तुम जानो, तुम्हारा काम। मेरा सिर घूम गया। उसकी बहुत मिन्नत की कि जरा उसके तोते की टांग ऐंठ दे, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। बोला, मेरे हाथों में तोतों की टांगें इसलिए नहीं रखी गई हैं कि उन्हें जब चाहे तब ऐंठता रहूं। अरे सरकारी तोते हैं, कहीं कोई मर मरा गया तो अलग सवाल जवाब की नौबत आ जाएगी। इधर मूंछों वाला एक दिन सड़क पर मिल गया। मेरे खुले गले के कोट को बंद गले का कोट बनाते हुए मनहूस लहजे में बोला, पैसे जल्दी वापस करो, वरना ये कॉलर इतना कस दूंगा कि आंखें निकलकर बटड़ों की जगह आ जाएंगी। बेहुदा, उस दिन तो पिए हुए था। लेकिन एक दिन जब बिना पिए हुए भी उसने वही बात दोहराई और वाकई कॉलर इतना कसा कि खांसी आ गई, तब मेरी आंखें सचमुच जरा फैली। तोते वाला भी अपनी जगह पर दृढ़ था। किसी भी तरह मदद करने को तैयार होना तो दूर, उल्टे एक दिन मुझे ही धमकाकर बोला, अब की बार फिर कुछ कहा तो तुम्हारे तोते की टांग खतरे में पड़ जाएगी। मूंछों वाले से कुछ वक्त और मांगा। वक्त मिला, बीत भी गया। फिर वही भयानक तकाजा, साक्षात यमराज का सामना। उठते बैठते सोते जागते हमेशा एक मनहूस काली छाया दिल को जकड़े हुए। भूख प्यास नींद सब गायब, जिंदगी बेस्वाद। रास्ता चलते डर कि कहीं किसी मोड़ पर उस डरावनी चीज का सामना ना हो जाए। उसका ख्याल आते ही कोट का कॉलर मानो अपने आप उठकर गला दबाने लगता। आंखों की जड़ों में पीड़ा होने लगती। उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि रुपया दान दिया था, उधार नहीं, पुण्य कार्य में। पुण्य कार्य? शर्म नहीं आती? पुण्य को बदनाम करते हो। लेकिन मैं क्या करूं इसमें? मेरा रुपया तुरंत मुझे वापस। मैं बेवकूफ बनने के लिए हरगिज तैयार नहीं। ऐश करने के लिए रुपया नहीं दिया था। वो बुरी तरह भाषा को तोड़ मरोड़ कर बदसूरत कर रहा था। हर तरफ से निराश होकर आखिर औरत की शरण ली। औरत की शरण क्या ली, अपने को हर तरह दयनीय कर लिया। औरत मुझे अपनी शरण में पाकर बहुत खुश हुई। कुछ और निकट आने पर मैंने पाया कि वो औरत से स्त्री हो गई थी। एक दिन वो बोली, ये दोनों जानवर मेरे वश में हैं। इन्हें जब चाहूं नष्ट कर दूं। और उसने अपने घर के आंगन में बंधे दोनों जानवरों की ओर इशारा किया। दिखाऊं तमाशा? और इसके पहले कि मैं उसे अपने चाहने पर थोड़ा नियंत्रण रख सोचने समझने के लिए प्रोत्साहित कर पाता, उसने अपने चाहने को एक पूर्ण विकसित दुर्घटना का रूप दे दिया। यानी तोते वाले को मूंछों वाले पर छोड़ दिया, जो मूंछे वालों को मेरे देखते ही देखते सफा चट कर गया। मैं अंदर ही अंदर दहल तो गया, लेकिन ऊपर से औरत ही ताकत की भरपूर दाद दी, जो आदमी की कमजोरी पर हमेशा से विजयी होती चली आई है। लीजिए आपकी सारी मुश्किल हल। जी, घर जाऊं?
ऐसी क्या जल्दी है, जरा बैठिए तो। जी नहीं, अब आज्ञा दीजिए। बैठिए। मैं बैठ गया, दिल समेत। उनकी आज्ञा थी, जब जब चलने को कहता वे बैठा देती। ऐसे ही कुछ दिनों तक होता रहा और एक दिन आखिर उन्होंने मुझे भी ले जाकर अपने आंगन के उस खूंटे से बांध दिया जिसे मूंछों वाला खाली कर गया था। तोते वाला मुझे रोज तरेरता, ताल से गिरे तो खजूर में अटके, मूंछों वाले से जान बची तो तोते वाला। तय था कि किसी दिन यदि औरत की निगाह बदली तो अपनी खैर नहीं। अतः हर तरह से औरत को खुश रखने की कोशिश। जब तोते वाले से बहुत डर लगता तो स्त्री के आंचल में मुंह छिपा लेता। वो अपनी बाहों में भरकर मुझे अभय कर देती। एक दिन मेरे ओंठों को चूमते हुए बोली, तुम डरा मत करो, ये सब तो जानवर है, तुम इंसान हो। इसीलिए तो डरता हूं। मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगी। जीवन में एक ही तो इंसान मिला है प्यार करने को, उसे नष्ट नहीं होने दूंगी। अगर मैं इंसान हूं तो मुझे जानवरों की तरह बांध कर क्यों रखा है? तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती। न जाने किस जानवर का तुम शिकार हो जाओ। तो तोते वाले को क्यों बांध रखा है? ताकि वो तुम्हें नष्ट ना कर दे। मैं उस स्त्री को ध्यान से देख रहा हूं जो धीरे धीरे एक अत्यंत भली और सुंदर लड़की में बदलती जा रही है और जिससे प्यार किया जा सकता है। वो कितनी वीरता से चरित्रहीन थी जो इंसान से लेकर जानवर तक को प्यार दे सकती थी या प्यार का धोखा दे सकती थी। उसे मैं एक नाम देता हूं जो नाम मेरी समझ में उससे पहले और किसी स्त्री का नहीं था। वो हंसती है। बहुत प्यारा नाम है ये। हर भाग्यशालिनी स्त्री का यही नाम होना चाहिए। उसके खुले केश, अधमुदी आंखें, पूर्णतः मेरी वो। फिर भी ना जाने क्यों मन उसके सामने निसंकोच नहीं हो पाता, केवल कृतज्ञ होकर रह जाता है। उसका ये रूप आईने का मोहताज नहीं, ना समय का, क्योंकि वो दोनों से मुक्त आत्मा का उदार सौंदर्य है जो अंधेरे की घनी विकृत तहों को फाड़ सहसा तारों की तरह जगमगा उठा था। उस क्षण वो असीम प्यार दे सकने वाली कोई दुर्लभ शक्ति थी। उसके शरीर पर दाग हैं, मैं उन्हें गुलाबों पर गिरी ओस से धो डालना चाहता हूं। दाग नहीं छूटते, वो मेरे परेशान माथे को चूम लेती है। ये दाग इस शरीर का अंग बन चुके हैं, बिना इस शरीर को ही बदले इन दागों से छुटकारा नहीं। तुम उनकी ओर मत देखो, केवल मेरी आंखों में देखो, जहां केवल तुम हो, केवल उत्सव है, जहां दूसरे नहीं। तोते वाले से आखिर नहीं रहा गया। एक दिन रस्सी तोड़ डाली और मेरी ओर झपटा। स्त्री बीच में आ गई। उसने मुझे ढकेल कर कमरे से बाहर कर दिया और कमरा अंदर से बंद कर लिया। तोते वाला पागलों की तरह चिल्ला रहा था। एकाएक भयानक खामोशी छा गई। मैं किसी स्वप्न के बाहर था और एक बंद दरवाजा पीट रहा था। लोग जमा होने लगे थे। दरवाजा तोड़ा गया। स्त्री फर्श पर लहूलुहान पड़ी थी। किसी जानवर ने उसके कोमल शरीर पर जगह जगह अपने दांत और पंजे धंसा दिए थे। लोगों ने जानवर को पकड़कर मार डाला। लोगों ने जानवर को पकड़कर मार डाला। लोगों ने जानवर को पकड़कर मार डाला। तो साथियों, ये थी कहानी संदिग्ध चाले और मैं दोबारा से संजीव जी को बुलाना चाहूंगा। शुक्रिया अमिताभ जी, और आप तीनों को बहुत बहुत साधुवाद।
मैंने जिस उम्मीद के साथ जिस उम्मीद के साथ सुनना शुरू किया था उस उम्मीद पर आप खरे उतरे। अरे थैंक यू वेरी मच। ये जो हम लोग का ये प्रयास है इसमें की पहली कहानी है वो एक ही अभिनेत्री या एक ही कलाकार उसका पाठ कर रहे हैं। ये दूसरी कहानी जो हमने पढ़ी इसको 3 लोगों ने पढ़ा और जो हम तीसरी कहानी है जन्मति उसको फिर से एक ही कलाकार एक ही अभिनेत्री पढ़ेंगी। लेकिन ये कहानी लिखी तो कुंवर जी ने हिंदी में थी पर इसका हम जो अंग्रेजी अनुवाद है वो अपने दर्शकों को आज सुनाना चाहेंगे। और इसका जो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है ये अपूर्व नारायण जी ने किया है और उनके साथ में उनके साथी थे जॉन वॉटर। तो ये कहानी जन्मति जो है इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं हमें। देखिए अमिताभ जी, ये जो आप लोगों का चुनाव है ना कि पहली कहानी संदिग्ध चालें एक व्यक्ति के द्वारा पढ़ी गई, दूसरी 3 लोगों के द्वारा और तीसरी फिर एक के द्वारा, ये बहुत तार्किक भी है क्योंकि जो दूसरी कहानी हमने अभी सुनी इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और इनकी बहुत डिस्टिंक्ट वॉइसेस। तो आपने 3 कलाकार रख करके उनकी आवाज दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने पहुंचाई। और मेरा ख्याल है कि जो अगली कहानी है जन्मति, उसमें अगर आप इसकी कोशिश करते तो शायद आपको एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती क्योंकि उस कहानी में भीड़ है। बिल्कुल बहुत भीड़ है है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुत कुछ, और नहीं तो फिर नैरेटर बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है कि नैरेटर की वॉइस को ही पूरी कहानी की वॉइस बना के आपने रखा और एक कलाकार को इसके लिए चुना। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है इस कहानी के साथ वो ये कि कुंवर नारायण का जो अपना रचनात्मक स्वभाव है उसमें आप उनसे आमतौर पर व्यंग्य विनोद वाली शैली की उम्मीद नहीं करते, है ना। लेकिन इस कहानी में आप पाएंगे कि वो अद्भुत तरीके से व्यंग्य विनोद पूर्ण है। हाँ। और एक सादिक मियां है जो न चाहते हुए भी एक गहरे आकर्षण के तहत एक नई चमचमाती हुई साइकिल चुराकर आगे बढ़ते हैं और एक अप्रत्याशित झमेले में फंस जाते हैं जहां फिर बहुत सारे लोग हैं और जैसा कि भारतीय जनता का स्वभाव है बिना मांगे सलाह मशवरा देने वाले लोग हैं जिनकी हरकतों पर नैरेटर बहुत ही विचक्षण किस्म की टिप्पणियां करता चलता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस कहानी का मुझे लगता है कि एक बहुत अलग तरह का स्ट्रक्चर है खुद कुंवर नारायण के अपने रचना संसार में। तो अच्छा लगेगा और ये देखने की मेरी भी दिलचस्पी है कि इसका अंग्रेजी में तर्जुमा कैसे हुआ क्योंकि इसकी भाषा, इसकी जुबान बड़ी रमा है। बिल्कुल आपने सही कहा। सुनते हैं अंग्रेजी तर्जुमा और उसके लिए मैं बुलाऊंगा अनीला सिंह खोसला को। जी। अनीला जो है ये हम लोग के एनएसडी की बहुत ही सीनियर ग्रेजुएट हैं और ये कई साल तक रेपर्टरी कंपनी में भी रही हैं और बहुत अच्छी बेहतरीन अभिनेत्री तो है ही अनीला जी। उसके अलावा एक ये आला दर्जे की कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। इन्होंने बहुत सारी प्रोडक्शंस एनएसडी की, एनएसडी रेपर्टरी कंपनी की, उनमें कॉस्ट्यूम डिजाइन की हैं और बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम डिजाइन की हैं। तो अब मैं आप लोगों को अनीला जी के हवाले करता हूं, वो आप लोग को सुनाएंगी कहानी जन्मति। थैंक यू बॉबी। Janmati, the court of public opinion. At first, Sadiq Mia managed to keep his motives in check, but then they went awry. A new bicycle stood completely unguarded without even a lock to protect it. He glanced around once, then ran his hand over the bike's glittering handle as if caressing the mane of a magnificent Arabian horse. He couldn't hold back any longer and jumped on the bike. No one objected, nor noticed. And well, what could the poor bike say either? He pushed down on the pedal lightly. The youthful cycle was ready to take off with him right away. The people nearby came and went as usual. Sadiq Mia spurred the bicycle on, and it began to fly like the wind. It was his now. Alas! What an awful stroke of bad luck! An endless herd of buffaloes came along, straying right into the middle of the road. Sadiq Mia lost control and collided with one of the stoutest in the bunch, head on. What could he do, the poor guy? He hit the ground, his own injury less,
the cycles more. Bent and broken, the wheel went from being hoop-shaped to hip-like. The handle twisted backwards, gazed at the seat, and the mudguard took on a look as if it were not part of the bike, but of the buffalo. The buffalo stood in stunned silence. Sadiq Mian nervously glanced at the crippled bike. What could he do? He had really landed himself in a strange sort of trouble. It crossed his mind to abandon the bike and make a run for it. After all, it was only the bike that was broken, nothing wrong with his legs. But in the meantime, a crowd began to gather all around him. It was only natural. Running just then would have meant getting himself into more trouble. 2, 4, 6 dozens of men, women, children began surrounding him. In the middle lay the mangled bike, with the buffalo chewing cud on one side and Sadiq Mian, head reeling on the other. At first, the people pitied the bike that was now a mess. Then their hearts were kindled with compassion for Sadiq Mian. And finally, they got angry at the buffalo because there was clear evidence before them of what happens when there's a face-off with the buffalo. They decided to tackle the herd boy instead. It was because of him that the hazard of something like a buffalo had sprung up in the middle of the road. And someone upright like Sadiq Mian had become the victim of that hazard. By consensus, it was decided they should fix the herd boy properly, right there and then. But Sadiq Mian objected. In his view, it was more important to fix the bicycle first. The herd boy should be made to do that. Everyone agreed. The crowd lifted the bike tenderly and delivered it to a nearby cycle hospital with great care, where its wounds were treated for a cost of 10 rupees. But when the herd boy was told to cough up the money, he expressed his inability to do so, asking how on earth was he supposed to come up with 10 rupees when he didn't even have 10 paisa on his name. Fronted by this new problem, an extraordinary debate took place among the ordinary folk assembled there. So many arguments all at once that it was practically impossible to make out any argument clearly. Nevertheless, one solution somehow seemed to survive intact. Whatever the herd boy was wearing should be sold to cover the cost of the repairs. This too was easier said than done, because the herd boy had nothing but a dhoti around his waist and a lathi in his hand. Even if all this was taken, it wouldn't be enough. Anyhow, after the cycle had recovered, it was agreed that Sadiq Mian and the cycle should be considered free from the whole dust-up. Not only was this deemed incontestable in the eyes of the public, but also in the eyes of the luckless bicycle mechanic, who now, having taken the entire burden of Sadiq Mian's 10 rupee misadventure on his own head, was an eager prosecutor of the blameworthy herd boy. As for the public, it was surely commendable that not a single person there was willing to step back until final justice had been delivered, no matter what. Some wise guy then repeated the suggestion. If it satisfied the cycle mechanic, the herd boy could also be handily fixed with a flogging worth 10 rupees. Nobody paid much attention to this, though the herd boy was entirely willing to go along. Everyone's attention was stuck on the intricate problem at hand. How could they wring 10 rupees from the herd boy in his present condition? One gentleman, who had perhaps trained as a lawyer or was capable of being a lawyer, came up with a novel proposal that the same buffalo which had given rise to all this mess should be sold and the cost should be recovered for the bicycle. The idea wasn't unreasonable, and his submission was accepted. The buffalo again became the center of attention. 5 minutes, the people waited. But where could they find a ready buyer for a thing as big as a buffalo? A buffalo isn't some wad of pan or bidi or a cigarette.
that can be purchased along the road, tucked in one's pocket, and hung along with the pocket on a peg on some wall back home. It was a matter of responsibility, which could go as far as spelling fortune or disaster for one's offspring. Second, who had the cash in hand worth a buffalo? As a result, this attempt at justice proved unsuccessful as well. Around now, everyone was sorely feeling the need of some kind of mastermind in the crowd. A few sights fell on one particular gentleman and remained on him. He certainly looked like a wise person, though some pegged him as a daydreaming wise ass. They held a vote, and it was decided that he was indeed a wise person, not a wise ass, though he himself kept claiming to be nothing less than a prophet. Well, he could think of himself as whatever he wanted, but he couldn't get past what the public thought of him, and he was forced to become what they made him become. It was his opinion that 10 rupees worth of milk be squeezed out of the herd boys' buffaloes and sold on the spot. Milk was something that everybody could immediately buy a little of and use then and there. The idea was undoubtedly so fantastic that the crowd wholly and willingly welcomed the decision with a hearty round of applause. The buffalo was milked. Several seasoned people completed the task with much skill and gusto. Then someone brought a quarter kilo of milk, another quarter and a half, someone half a kilo, and drank it right there. To stumble upon a rarity like fresh milk, undiluted by water at such a bargain price? Well, who could object to buying it? In fact, the crowd only regretted it a bit that the penalty price wasn't higher than 10 rupees. The payment was thus settled. But then, amidst all this, an unexpected event occurred, which compelled them to rethink their justice once again. During the time the buffalo was being milked, a pitiable state had befallen the herd boy. Some felt a little injustice had been done to him in the heat of meting out justice. His guilt was not so great as to merit such a grave punishment. After all, it was a buffalo's fault. The herd boy's only fault was that the buffalo was his. The full effect of the herd boy's state, or sad state, fell most acutely on a woman who at that moment also happened to be the crowd's most beautiful and heartwarming constituent. From the start, she had felt pity for the herd boy. But what could she say before justice? She had managed to control herself somehow, but when the tide of fellow feeling also began to shift towards the herd boy, the dam that was holding back her self-restraint broke down. Who knows which of the herd boy's pained posture it was that plucked at her infinitely gentle heartstrings. Her soft sighs began to play a poignant portamento. The people's hearts, which were not made of stone, melted, partially due to her tears, but mostly due to her beauty. The people's hearts, a lot of compassion was shown. The people regretted their actions and rushed to readdress the injustice they had committed against the herd boy. Each, according to their feeling, began to shower him with 4 anna coins, 8 anna coins, even a rupee, at such fervor as if they would atone for a lifetime of sins right there and then. Their sense of virtue rather than their sense of power was in full swing now, and it was clear that the herd boy would benefit to the fullest form. In front of this religious outpour, even if the icon of the herd boy was there in place of the boy himself, it wouldn't have made the slightest difference. Overwhelmed at receiving over 20 rupees instead of 10, the herd boy first lauded the buffalo silently in his heart, then thanked the Almighty
and finally looked at the public as he beamed with joy. At that moment, everyone's eyes, except the buffaloes, sparkled with tears of generosity. After showering so much adoration, their hearts felt light as flowers. Sadiq Mia happy, the cycle mechanic happy, the herd boy happier than both, and the people happiest of all. Now that's what you call true justice. The same day, around the same time when all this was taking place, not far away, another somewhat common incident occurred. I think while I'm at it, I should say something about that as well. A man had just stepped out of a shop after buying a few things, only to find his brand new cycle missing. At first, his palate dried up, sweat beaded his brow. A new cycle, even his full cost had been paid off. There was a pawn shop nearby. My bike was just here. Do you know where it has gone? He asked the paanwala. Did you not lock it up? The pawn seller asked a valid question. No. Then it must have gone for a stroll to take the air, said the paanwala mockingly, looking at the man as if he had gone off his head. What are you complaining about, sir? You had yourself made all the arrangements for the cycle to be lifted, said a second. It would have been a surprise if the cycle wasn't lifted. The height of stupidity, weighed in a third. A cycle with no lock, and you complain? Erupted a fourth, unable to hold back. Go home, sir, go home now, and pay the price of your stupidity, ruled a fifth, and closed the case. Thank you. थैंक यू अनिला जी। और मैं फिर से संजीव को बुलाना चाहूंगा एक बार। जी अमिताभ। तो ये कहानी आपने अंग्रेजी में सुनी, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, इस कहानी के बारे में जैसा मैंने पहले कहा था, इसकी जो जुबान है बड़ी रवां जुबान है और उसमें हिंदी उर्दू के अपने मुहावरे बहुत ज्यादा हैं। तो अनुवाद के लिहाज से देखें तो बहुत ही अच्छा तर्जुमा हुआ है, लेकिन जो हिंदी और उर्दू की बात का मजा है वो ज्यों का त्यों ट्रांसफर नहीं हो सकता है। हम भी ये मानकर चलते हैं अनुवाद में, किसी भी अनुवाद में नहीं हो पाता है, अक्सर वो चीज मिस होती है आपको, क्योंकि वो एक सांस्कृतिक मामला है। वो सिर्फ भाषा का और शब्दों का मामला नहीं, वो पूरा सांस्कृतिक मामला है जी। लेकिन बहुत ही उम्दा अनुवाद है और उतना ही अच्छा वाचन भी हुआ था। इसके लिए अनुवादकों को और वाचन करने वाली अनिला जी को साधुवाद। चलिए एक बार सारे कलाकारों को बुला लेते हैं अपने और एक आखिरी कर्टेन कॉल कर लेते हैं, जो हम नाटक में करते हैं। इन कहानियों का पाठ जो है हम लोगों ने पिछले साल 2019 में सितंबर के महीने में आईआईसी में किया था। अपूर्व नारायण ने अपने पिता कुंवर नारायण जी के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम किया था, उसी में इसका पाठ हुआ था और इस पाठ का निर्देशन अंकुर जी ने, देवेंद्र राज अंकुर ने किया था। उसके बाद ये लॉकडाउन के वक्त में ख्याल आया कि कुछ किया जाए, तो सोचा क्यों ना इन्हीं कहानियों को जिनको हमने पहले पढ़ा था एक नए प्लेटफॉर्म पर एक नए रूप में लेकर आया जाए। अब देखते हैं क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं लोगों की, क्या रिएक्शंस होते हैं। नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रयास आपका रहा, होना चाहिए था। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू संजीव, जुड़ने के लिए हमारे साथ और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए और हम लोग की तारीफ करने के लिए। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपूर्व नारायण जी को कि उन्होंने इसके लिए हमें सहमति दी कि हम कुंवर जी की कहानियों का पाठ इस तरीके से करें। साथ में ही हमारी जो सहयोगी संस्था है राजकमल प्रकाशन, अशोक महेश्वरी जी और राजकमल प्रकाशन के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और खास तौर से सत्यानंद निरुपम जी को और सुमेर सिंह जी को, उन्होंने हमारा काफी सहयोग किया। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।